डॉक्टर गिरिजा जोशी, जीटी गर्ल्स कॉलेज, एमए फाइनल, रिसर्च मेथडोलॉजी। प्राकल्पना के प्रकार। प्राकल्पना के प्रकारों का वर्णन करते हुए गुडियर हट ने बताया है कि 3 तरीके की प्राकल्पनाएं होती हैं। पहली प्राकल्पना है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। ये इस प्रकार की प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताएं और सामाजिक जीवन में जो भी विश्वास आदि होते हैं उनसे संबंधित होती हैं। दूसरी है प्राकल्पना होती है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पना, यानी कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। इस तरीके की प्राकल्पना में एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर उसकी अन्य तथ्यों से उसकी परीक्षण किया जाता है। ये परिकल्पनाएं सामान्य रूप से इस प्रकार की होती हैं कि इनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं और ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। तीसरी प्राकल्पना है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, यानी रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारणों का परिणाम होती है। इन्हीं प्रमुख कारणों में से कोई ना कोई एक कारण होता है जिसके लिए ये प्राकल्पना उत्तरदायी होती है। तो जैसे कि उत्तम फसल प्राप्त करने के लिए अच्छी खाद होनी चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए, अच्छी भूमि होनी चाहिए, पानी भी बराबर मात्रा में होना चाहिए। तो इस तरीके से के आधार पर, यानी अच्छे विश्लेषण से सही तरीके का परिणाम प्राप्त होगा। तो ये विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित परिकल्पना कहलाती हैं। कुछ अन्य प्रकार की और प्राकल्पनाएं होती हैं, जैसे सकारात्मक कथनों से संबंधित होती है, जिसमें कि सकारात्मक कथन कहे जाते हैं। जैसे कि सामान्यतः कहा जाता है महिलाएं बहुत ज़्यादा दयालु होती हैं। नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं, यानी जिसमें नकारात्मक विचार व्यक्त किए जाते हैं। शून्य कथनों से संबंधित, जिसमें ऐसी कल्पनाएं जिसमें कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही विचार व्यक्त किए जाते हैं। और चौथी प्राकल्पना होती है कामचलाऊ प्राकल्पना, यानी ऐसी प्राकल्पना जिसमें कि अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को अनुसंधान का आधार बनाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 तरीके की प्राकल्पनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। उसके साथ साथ कुछ अन्य प्राकल्पनाएं भी होती हैं जिनके माध्यम से कि शोध की व्यवस्था प्रारंभ करते समय, हम शोध निर्माण कार्य करते समय इसका प्राकल्पनाओं के माध्यम से शोध कार्य को किस तरीके से पूर्ण करना है उसका आकलन करते हैं, और उस आकलन के माध्यम से हम अपने शोध कार्य को गति प्रदान करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो शोध कार्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्राकल्पनाओं के कुछ स्रोत होते हैं। लुंडबर्ग ने ये माना है कि प्राकल्पनाएं सामान्य रूप से प्राकल्पनाओं को प्राप्त करने के लिए कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय अध्ययन आदि से हम प्राकल्पनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से गुडियर हॉट ने भी 4 प्रकार के स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं और व्यक्तिगत अनुभव। उन्होंने कहा है कि सामान्य संस्कृति के माध्यम से हम जो संस्कृति में हम जीवन निर्वाह करते हैं, जीते हैं, हम संस्कृति को जानते हैं जहाँ हमारा जन्म होता है और उसमें हम सामाजिक रूप से जीवन निर्वाह करते हैं, उसके माध्यम से प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। दूसरी हमारी कल्चरल बैकग्राउंड होता है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के माध्यम से हम अपनी प्राकल्पनाओं को निर्मित करते हैं। क्या क्या हमारे हर जगह की अपनी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के माध्यम से उन प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तीसरा आता है इसका लोक विश्वास, यानी क्या फोक बिलीव्स हैं। कुछ ऐसी सामाजिक परंपराएं होती हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी परंपरागत रूप से चली आती होती हैं, जिनको कि हम ये कहते हैं कि परंपरागत रूप से वो विश्वास हमारे साथ व्यक्त करती हैं, तो उनको लोक विश्वास की संज्ञा दी जाती है। तो उन दोहों और उनके माध्यम से भी हम अपनी पहचान को व्यक्त करते हैं। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में जिस तरीके की उन्नति होती है, प्रगति होती है, हर समाज की मूल मान्यताएं विकास के साथ प्रभावित होती हैं, उनमें परिवर्तन आता है, उनमें चेंज आता है। तो उसके आधार पर भी जो व्यवस्थाएं हमारे सम्मुख आती हैं उनको हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरा इसकी प्राकल्पनाओं का स्रोत होता है वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्राकल्पनाओं का आधार जो पूर्व में पहले प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं वो होते हैं, उनके माध्यम से सामान्यीकरण किया जाता है और सामान्यीकरण को हम प्राप्त करके और प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। तीसरी है सादृश्यताएं। कई बार ऐसा होता है कि
2-3 तरीके से हम जो कई समरूपताएं होती हैं जिनके माध्यम से कि प्राकल्पनाओं का जन्म होता है, तो उनके आधार पर हम इनका निर्माण, इनकी जांच करते हैं। व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से, व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, उनके माध्यम से भी हम प्राकल्पनाओं को जानते हैं। अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन जिसका नाम देते हैं, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कई बार हम लोग बोलते हैं, तो उसके माध्यम से भी प्राकल्पनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान प्राकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं। और छठा होता है इसका अनुसंधान और साहित्य। कई बार हम ऐसा होता है कि प्राकल्पनाओं के लिए हम अलग अलग तरीके से उसका निर्माण करते हैं और उसके लिए साहित्य को देखते हैं, उनके माध्यम से हम उसको प्राकल्पनाओं को प्राप्त करते हैं। तो देखा जाए तो शोध की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के संचालन में प्राकल्पना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जितनी अच्छी प्राकल्पना बनती है, सोची जाती है, अपने अनुमान लगाए जाते हैं, उतना ही अच्छा शोध कार्य का परिणाम प्राप्त होता है। तो ये हमारी शोध प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सहायक होती है। अतः उचित प्राकल्पनाओं का निर्माण और उसकी उचित क्रियान्विति के माध्यम से शोध की प्रक्रिया को हम दिशा दे सकते हैं और हमारी प्रक्रिया उचित तरीके से संचालित हो सकती है।